पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी थी। भारत, जो उस समय ब्रिटिश ताज का गुलाम था, न चाहते हुए भी इस युद्ध का हिस्सा बन गया था। पंजाब, गढ़वाल और मराठा रेजिमेंट के हजारों जवानों को जहाजों में भरकर एक ऐसी जगह भेजा गया जिसका नाम भी उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। मेसोपोटामिया, आज का इराक। उनका मिशन था बगदाद पर कब्जा करना। लेकिन बगदाद से पहले एक शहर आता था। सैनिकों ने अपनी बहादुरी से शहर पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन 1915 की सर्दियों में तुर्की की ओटोमन सेना ने पासा पलट दिया। शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया। ये घेराबंदी इतिहास की सबसे लंबी और दर्दनाक घेराबंदी बनने वाली थी। पूरे 147 दिन। शहर के अंदर राशन खत्म हो रहा था, बाहर तुर्की तोपें आग उगल रही थीं और अंदर एक अजीब सन्नाटा और भूख थी। और यहीं इतिहास की एक सबसे बड़ी विडंबना ने जन्म लिया। जब अनाज खत्म हुआ तो ब्रिटिश अफसरों ने आदेश दिया, घोड़ों और खच्चरों को काटकर खाओ। लेकिन भारतीय सैनिक जो अपने धर्म और संस्कारों से बंधे थे, उन्होंने मना कर दिया। हिंदू और मुस्लिम सैनिक भूख से मरना स्वीकार कर रहे थे, लेकिन वो मांस खाना नहीं। जब तक दिल्ली के धार्मिक गुरुओं से फतवा और अनुमति आई कि जान बचाने के लिए ये जायज है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैनिकों के पेट इतने सिकुड़ चुके थे कि जब उन्होंने वो खाना खाया तो उनका शरीर उसे पचा ही नहीं पाया। सैकड़ों सैनिक गोलियों से नहीं, अपने ही भोजन से मर गए। फिर आया वो काला दिन, 29 अप्रैल 1916, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। ब्रिटिश कमांडर मेजर जनरल चार्ल्स टाउनशेंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन असली धोखा तो अब शुरू हुआ। जनरल टाउनशेंड को सम्मान के साथ एक आलीशान विला में रहने के लिए द्वीप पर भेज दिया गया। लेकिन उसके 13,000 सैनिक, जिनमें ज्यादातर भारतीय थे, उनको जानवरों की तरह हाँक दिया गया। यहीं से शुरू हुई वह खूनी यात्रा, द डेथ मार्च। उन्हें कुट से बगदाद और फिर वहां से तुर्की के अनातोलिया तक पैदल चलने का हुक्म मिला। सैकड़ों किलोमीटर। ओटोमन गार्ड्स के पास कोड़े थे और सैनिकों के पास सिर्फ अपनी बची खुची सांसें। जो सैनिक ठोकर खाकर गिरता, उसे उठाने वाला कोई नहीं होता। गार्ड्स उसे वहीं गोली मार देते या रेत में मरने के लिए छोड़ देते। उनके शवों को गिद्ध नोचते थे और रेत उन्हें ढक लेती थी। जो बच गए उन्हें जानवरों वाली बोगियों में ठूंसकर सीरिया और रास अलन भेजा गया। वहां उनसे रेलवे लाइन बिछवाई गई। गुलामी की इंतहा ये थी कि उनसे अपनी ही कब्र खुदवाई जाती थी। सर्दियों में तापमान 0 से नीचे जाता तो गर्मियों में 50 डिग्री के पार। न दवा, न खाना, न हमदर्दी। टाइफस और कोलेरा जैसी बीमारियों ने कैंपों में मौत का तांडव मचाया। जब 1918 में युद्ध खत्म हुआ और फाइलों की धूल झाड़ी गई तो पता चला कि कुट के लगभग 70% ब्रिटिश कैदी बच गए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की एक बहुत बड़ी संख्या बस गायब हो गई थी। इतिहासकार कहते हैं कि 4000 से ज्यादा भारतीय सैनिक तो सिर्फ उस डेथ मार्च में ही मारे गए। लेकिन हजारों ऐसे थे जिनका नाम किसी लिस्ट में नहीं था। क्या वे रेगिस्तान में भटक गए? क्या उन्होंने अपनी पहचान बदल ली? या वे किसी सामूहिक कब्र में आज भी दबे हैं, जिनके ऊपर आज इराक और सीरिया के शहर बस गए हैं? 60,000 से ज्यादा हताहतों, कैजुअलिटीज के उस पूरे अभियान में कुट की वो लॉस्ट बटालियन एक ऐसा रहस्य बन गई जो कभी सुलझ नहीं पाया। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में उनके नाम के आगे बस एक शब्द लिख दिया गया, मिसिंग। भारत के गांवों में माएं दरवाजे पर दिया जलाकर इंतजार करती रहीं। पत्नियां सिंदूर लगाए आस देखती रहीं कि शायद अगली चिट्ठी उनके पति की होगी। लेकिन वह चिट्ठी कभी नहीं आई। न कोई मेडल मिला, न कोई स्मारक बना। बसरा के युद्ध स्मारक में हजारों नाम खुदे हैं, लेकिन उनके शरीर वहां नहीं हैं। वे बस एक नाम बनकर रह गए। ये वो योद्धा थे जिन्होंने पराई जमीन पर पराई जंग लड़ी। वफादारी की कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। मगर अफसोस, इतिहास की किताबों में उन्हें वो पन्ना नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। ये सच कड़वा है, पर यही है। वे जंग के मैदान में नहीं हारे थे, उन्हें शांति के समझौतों में भुला दिया गया था। और यही लॉस्ट बटालियन ऑफ कट की अधूरी दास्तां है। रेगिस्तान की रेत में दबी एक ऐसी चीख जो आज भी हवाओं में गूंजती है, पर सुनने वाला कोई नहीं। अगर आपको लगता है कि इन वीरों की कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इतिहास के पन्नों में दबे अनसुने किस्से और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।